हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम देखेंगे स्पेशल क्लास सीडीएस की। ये रहेगा इसका लेक्चर 2। इसमें हम कवर कर रहे हैं जो बॉडीज़, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं और जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से सीडीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम कवर कर रहे हैं वो। लास्ट टाइम हमने कवर किया था आरबीआई के बारे में। इसके अलावा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी काफ़ी न्यूज़ में रही है, काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। अभी भी इस पर डिबेट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कल आएगा कि आलोक वर्मा जी को जो रिमूव किया गया था सीबीआई के डायरेक्टर के पद से, वो सही था कि नहीं, गवर्नमेंट के पास उसके बारे में पावर थी कि नहीं। ये सभी कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सीबीआई की पावर्स देखेंगे, सीबीआई कैसे बनी, ये सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना देर की हम शुरू करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था, आया स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो काफ़ी करप्शन हुई थी, जो इंडिया का पैसा करप्शन के कारण काफ़ी वेस्ट हुआ था, उसको इंक्वायर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। अब क्या हुआ, 1946 तक ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये जो बॉडी बनाई गई थी 1941 में, उसने अपना काम जो था सही से नहीं किया। इसलिए ज़रूरत आन पड़ी कि जो एक सही ढंग से एक बॉडी बनाई जाए, सही ढंग से बॉडी बनाई जाए जो इन सभी करप्शन के चार्जेस को देख सके कि कहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है करप्शन हुई थी। तो इसकी वजह से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया 1946 में। तब ये जो बॉडी बनी थी करप्शन के चार्जेस को इंक्वायर करने के लिए, तब इसका नाम सीबीआई नहीं था। बाद में इसी जो बॉडी बना था, इसी का नाम सीबीआई रख दिया गया था 1963 में। 1963 में सीबीआई को सीबीआई का नाम 1963 में मिला है। लेकिन सीबीआई की जो वर्किंग है, जो उनको पावर मिलती है, वो किस एक्ट से मिलती है? वो मिलती है डीएसपी एक्ट 1946, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से उनको पावर मिलती है सीबीआई को काम करने की। तो चलिए चलते हैं आगे। फिर उसके बाद आई संथानाम कमेटी 1963 में। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि सीबीआई का गठन करना चाहिए, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है ऑल ओवर इंडिया हो, सेंटर लेवल पे हो, और इसका काम क्या होगा, करप्शन को रोकना। इस वजह से 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन होता है। जब सीबीआई का गठन हुआ था, तब यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती थी। लेकिन अब अगर आपको पूछा जाए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ये आपको सीडीएस में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं जो हमारी सीबीआई है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अपनी पावर कहाँ से लेती है? जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था ना 1946, उसके तहत ये काम करती है। अब देखते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है। संविधानिक बॉडी वो होती है जिसके बारे में हमारे संविधान में लिखा होता है, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब सीबीआई के बारे में हमारे संविधान में नहीं लिखा, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब आगे देखते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है। ये वो होती है जिसके बारे में पार्लियामेंट, हमारा पार्लियामेंट जो है वो बिल पास करता है, उसके बाद जो बॉडी बनती है उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन जो हमारा सीबीआई का गठन हुआ था, ये अपनी पावर कहाँ से लेती है? वो लेती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से। वो आया था 1946 में, और इसको हमारी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। इस वजह से ये ना तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये आपको पूछा जा सकता है। आप इसको ऐसा कह सकते हैं, ये एक तरह की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स्ट्रा बनाई गई है, और एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीडीएस में पूछा जा सकता है। इसके अलावा सीबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। मोटो भी आपको पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये कौन सी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा सीबीआई जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा
जो हमारा कंपोजिशन क्या होती है सीबीआई की, इसको जो सीबीआई को हेड करता है वो करता है सीबीआई का डायरेक्टर, और डायरेक्टर की मदद के लिए उसको असिस्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं, उसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डीआईजीज भी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी होते हैं। अब आगे देखते हैं हम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सीबीआई की फंक्शनिंग क्या है। सबसे पहले जितने भी करप्शन के चार्जेस होते हैं उसको इंक्वायर करना जो है किसका काम है, वो है सीबीआई का। इसके अलावा जो आपने याद रखना है, सेंटर लेवल पे जो करप्शन के चार्जेस को इंक्वायर करती है वो करती है सीबीआई, और इसी तरह से जो स्टेट लेवल पे करती है करप्शन के चार्जेस को इंक्वायर वो करती है सीआईडी। सीआईडी स्टेट लेवल पर होती है सीआईडी, सेंटर लेवल पे है सीबीआई। अब सीबीआई के अंडर कौन कौन आता है, सीबीआई के अंडर कौन आता है? सबसे पहले जितने भी हमारे पीएसयू हैं, सेंटर गवर्नमेंट के दायरे हैं, सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो सीधा सीधा सीबीआई के अंडर आते हैं, ये आपने याद रखना है। और जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं वो सीबीआई के अंडर नहीं आते। इसी वजह से जब भी सीबीआई को किसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कोई केस चलाना हो या उसकी इंक्वायरी करनी हो या उससे पूछताछ करनी हो तो क्या करना पड़ता है, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले या वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले। दो ही केसेस में उसके पास पावर है क्या करने की, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पूछताछ करने की, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाने की। वो पावर उनको कब मिलती है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले। इन दो केसेस में ही सीबीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अपने दायरे में ले सकती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज जो है सीबीआई के दायरे में आते हैं, सीबीआई उन पर क्या कर सकती है, धावा बोल सकती है। अब जो है सीबीआई की पावर थोड़ी सी लिमिटेड कैसे होती है। सबसे पहले जो सीबीआई है, सीबीआई वो आपको मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉयज उनके अंडर आते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के, लोकसभा के मेंबर्स, ये भी सीबीआई के दायरे में आते हैं। ये उन पर भी जो है इंक्वायरी बिठा सकते हैं। लेकिन जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन होती है या इससे ऊपर वाली पोस्ट है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया या हमारा प्राइम मिनिस्टर हो गया, अगर इन पर करप्शन के चार्जेस लगाने हैं या इंक्वायरी बिठानी है तो आपको परमिशन चाहिए। किसकी? जो हमारा सीबीआई का डायरेक्टर है उसकी। ये नहीं है कि सीबीआई का कोई भी एम्प्लॉय जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं वो सीधा जाके क्या करे, इंक्वायरी बिठा दे, क्योंकि वो हमारी लॉ मेकिंग बॉडीज हैं। उन पर अगर इंक्वायरी करनी है तो सीबीआई का जो डायरेक्टर है उसकी परमिशन चाहिए होती है। अब क्या सीबीआई के अंडर जो है सिर्फ करप्शन के चार्जेस आते हैं? नहीं, इसके अलावा जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, नारकोटिक्स के मामले हैं, वो कोई मर्डर का मामला है तो वो भी सीबीआई के दायरे में आते हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली यही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हैं, अगर उन पे करप्शन के चार्जेस लगाने हैं सीबीआई को, उन पर कोई इंक्वायरी बिठानी है तो या तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी होगी या स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। वो डायरेक्टली उन पर जो जाकर धावा नहीं बोल सकते। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में। जो हमारा सीबीआई का डायरेक्टर है यही तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो सीबीआई के डायरेक्टर पर सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स या प्रेसिडेंट पे कोई चार्ज लगाना हो तो उसके लिए परमिशन किसकी चाहिए? सीबीआई डायरेक्टर की। यानी कि इससे पता चलता है कि सीबीआई के डायरेक्टर की कितनी पावरफुल पोस्ट है। अब सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है इसको अपॉइंट कौन करता है? सीबीआई का डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक कमेटी का गठन करती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कौन होगा सीबीआई का डायरेक्टर। और ये जो 3 मेंबर होते हैं ये कौन होते हैं? सबसे पहले है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और तीसरे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो हमारे लोकसभा में ओपोजिशन का लीडर होता है वो होता है इसका मेंबर। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये 3 लोग जो है नॉमिनेट करते हैं कि कौन बनेगा सीबीआई का डायरेक्टर। और किसको रिकमेंडेशन देते हैं? ये देते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है। अब हमने देख लिया कि सीबीआई डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसी होती है।
सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर कितना है? टेन्योर है इनका 2 साल का। सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर होता है 2 साल का। अब सीबीआई के डायरेक्टर की पोस्ट जो है काफी पावरफुल है, इसकी वजह से इसको इम्यूनिटी दी गई है। कौन सी इम्यूनिटी? कि जो हमारा सीबीआई का डायरेक्टर है इसको 2 साल से पहले कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। अब यही तो इशू चल रहा है, इसी पे डिबेट चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला गया है। अब हुआ क्या, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने आलोक वर्मा की छुट्टी कर दी। आलोक वर्मा थे सीबीआई के डायरेक्टर। अब आलोक वर्मा जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि उन्होंने कहा है कि 2 साल से पहले उनको रिमूव नहीं किया जा सकता, चाहे उन पर कोई भी चार्ज हो, क्योंकि हमारा जो एक्ट भी है सीबीआई का वो भी यही कहता है कि 2 साल जो है कोई भी सीबीआई के डायरेक्टर को ना उनको हॉलीडे पे भेज सकता है, ना उनको सस्पेंशन दी जा सकती है, ना ही उनको बदला जा सकता है। अब यही केस लेकर आलोक वर्मा जी पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कल। इस पे हमारी गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि अल्टीमेटली जो सीबीआई है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल को कौन चलाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो उनके कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली जो हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और सीबीआई है आती तो गवर्नमेंट के अंडर ही है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्पेशल प्रोविजंस के अंडर, स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंडर वो सीबीआई के डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर कल आएगा कि जो हमारा सीबीआई का डायरेक्टर है उसको क्या ऐसे रिमूव करना जो था ये कॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या संवैधानिक रूप से गवर्नमेंट ने सीबीआई के डायरेक्टर को रिमूव किया है, या उन्होंने उनको रिमूव करके जो है इलीगल काम किया है? तो इसी के ऊपर इशू चल रहा है, इसका फैसला आएगा कल, तो ये आपने ध्यान में रखना है। यही कुछ चीजें थी जो आपको सीबीआई के बारे में पता होनी चाहिए थी। कब बनी है सीबीआई, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल कितना होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसका रिमूवल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सीबीआई जो था इसका गठन कब हुआ था, इसका मोटो, ये सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम आरबीआई के गवर्नर के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा आरबीआई का गवर्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है ये भी आपको पूछा जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। किसकी रिकमेंडेशन पर? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है रिकमेंड करती है कि किसको आरबीआई का गवर्नर बनाना है, तो पीएमओ फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पर आरबीआई को गवर्नर को अपॉइंट करता है। और आरबीआई का गवर्नर को रिमूव कैसे किया जाता है? आरबीआई के गवर्नर को या तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, या आरबीआई गवर्नर खुद प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे दे तो फिर उसको रिमूव किया जा सकता है। इन 2 सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आरबीआई का गवर्नर रिमूव हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 3 साल का। 3 साल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा आरबीआई में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर से ज्यादा नहीं हो सकते। ये आरबीआई का एक्ट कहता है कि 4 डिप्टी गवर्नर से ज्यादा नहीं हो सकते। बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है जो आपने याद रखनी है। और आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज होती है 35 साल। 35 साल। और आरबीआई के गवर्नर को वही सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं जो एक स्टेट के गवर्नर को मिलते हैं, स्टेट के गवर्नर को। और आरबीआई का गवर्नर वही बन सकता है जिसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसके पास नहीं होता वही बन सकता है आरबीआई का गवर्नर। और आरबीआई के गवर्नर की सैलरी कितनी है? 3.5 लाख। 3.5 लाख, यानी कि जितनी हमारे स्टेट के गवर्नर की होती है उतनी ही सैलरी है हमारे आरबीआई गवर्नर की। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीडीएस में पूछी जा सकती है। तो चलिए आज के लिए विराम लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।